Enforcement Directorate has conducted searches at the premises of Baiju Ravindran. They found Byju's as ED investigates this matter. They see FEMA violations close to 9,000 crore. And on how trouble continues to mount for Byju's. साल 2013 में दिल्ली का इंदिरा गांधी स्टेडियम 20,000 यंगस्टर्स से ठसाठस भरा हुआ था। ये सभी एक कॉन्सर्ट अटेंड करने आए थे, लेकिन किसी म्यूजिशियन या परफॉर्मर का नहीं, बल्कि एक प्रोफेसर का मैथ कॉन्सर्ट, जिसमें कोई मौज मस्ती नहीं बल्कि सीरियस स्टडी होने वाली थी। इन स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले प्रोफेसर थे बाइजू रविंद्रन, जिन्होंने 2007 में अपनी जॉब छोड़कर एक छोटे से कमरे में सिर्फ 25 स्टूडेंट्स के लिए बाइजूस क्लासेस की शुरुआत की थी। लेकिन आज वो नंबर हजारों में बदल चुका था। देश के कई शहरों में ट्रैवल करके बच्चों को दिन रात पढ़ाने वाले बाइजू रविंद्रन अब काफी थक चुके थे, इसलिए उन्होंने एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करने का डिसीजन लिया और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 2015 में उन्होंने लॉन्च किया बाइजूस द लर्निंग ऐप। इसी के साथ शुरुआत हुई इंडिया के पहले एड टेक स्टार्टअप की, जो सिर्फ 7 सालों में इतना बड़ा बन गया कि 2022 में इसकी वैल्यूएशन $22 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। मगर फिर कुछ गलतियों की वजह से रविंद्रन की किस्मत का कांटा उल्टी दिशा में घूमा और आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा ये स्टार्टअप सिर्फ 2 सालों में जमीन पर औंधे मुंह जा गिरा। हालात इतने बुरे हैं कि आज रविंद्रन के पास अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है और इंडिया का सबसे बड़ा यूनिकॉर्न एड टेक स्टार्टअप अब बंद होने की कगार पर है। मगर गलती हुई कहाँ? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है ईयर 2000 से, जब कन्नूर की गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक करके बाइजू रविंद्रन एक शिपिंग कंपनी में सर्विस इंजीनियर की पोस्ट पर जॉब करने लगे। लेकिन रविंद्रन बचपन से ही मैथ्स में एक्सपर्ट थे, इसलिए जब 2003 की वैकेशन में उनके फ्रेंड्स IIM में एडमिशन लेने के लिए कैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तभी उन्होंने रविंद्रन से हेल्प मांगी। दोस्तों को पढ़ाने के साथ रविंद्रन को भी कैट में इंटरेस्ट आने लगा और लगे हाथों उन्होंने भी एग्जाम दे दी। एंड यू वोंट बिलीव कि रविंद्रन ने ये एग्जाम 100% के साथ क्लियर कर ली, लेकिन वो अपनी जॉब करते रहे। 2005 में उन्होंने फिर से कैट की एग्जाम दी और इस बार भी उन्हें 100% मिले। साथ ही उनकी हेल्प से उनके कई फ्रेंड्स ने भी कैट एग्जाम क्लियर कर ली। अब रविंद्रन समझ चुके थे कि टीचिंग ही उनका रियल पैशन है, इसलिए 2007 में अपनी जॉब छोड़कर उन्होंने बाइजूस क्लासेस नाम से एक छोटे से ट्यूशन क्लास की शुरुआत की और यही रविंद्रन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। रविंद्रन की ये क्लास इंस्टेंट हिट हुई, क्योंकि जिस तरह से वो प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स देते थे, वो कंसेप्ट बच्चों को हमेशा याद रह जाता था और स्टूडेंट्स की डिमांड पर वो अपनी क्लास को बड़ा करते चले गए। 2009 तक ये छोटी सी क्लास बड़े स्टेडियम साइज क्लास में बदल चुकी थी, जो एक नहीं बल्कि 9 शहरों में प्रेजेंट थे। इन क्लासेस में 800 से 1200 बच्चे एक साथ बैठकर कैट और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्यूशन लेते थे। अपने इन्हीं स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स में से कुछ के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट को देखकर रविंद्रन ने उन्हें अपनी टीम में भी शामिल कर दिया था, जो कि बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। इन्हीं टीम मेंबर्स में से एक थी दिव्या गोकुलनाथ, जिन्होंने 2008 में 21 इयर्स की एज में रविंद्रन के साथ स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया था और वही आगे चलकर रविंद्रन की वाइफ और बाइजूस की पेरेंट कंपनी की को-फाउंडर बनने वाली थी। वही रविंद्रन स्पेशली मैथ पढ़ाते थे, जिसे मैथ कॉन्सर्ट्स के नाम से जाना जाता था। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि बाइजूस क्लासेस की 50% से भी ज्यादा जिम्मेदारी सिर्फ रविंद्रन के कंधों पर थी, क्योंकि उनकी क्लास में स्टूडेंट्स की इतनी भीड़ उमड़ती कि मानो किसी सेलिब्रिटी परफॉर्मर का कंसर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, 2013 में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 20,000 स्टूडेंट्स रविंद्रन की क्लास अटेंड करने पहुंचे थे। इसी वजह से उन्हें काफी ट्रैवल करना पड़ता था और वो 24 घंटे काम करके थक चुके थे। इसलिए रविंद्रन ने बाइजूस को ऑनलाइन ले जाने का फैसला लिया। इसी के साथ उन्होंने इंडिया की फर्स्ट एड टेक कंपनी की नींव रख दी थी। शुरुआत में उन्होंने अपने लेक्चर्स को ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया। साथ ही उन्होंने स्कूल स्टूडेंट एजुकेशन सेक्टर में भी एंट्री की, जिसके लिए 2013 में बाइजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड ने मार्च 2023 में आरइन कैपिटल से 26% इक्विटी के बदले 50 करोड़ की फंडिंग उठाई और उसमें से 90% फंड्स बाइजूस ऐप बनाने में इन्वेस्ट कर दिए। उस वक्त रविंद्रन का सिर्फ एक ही टारगेट था कि कोर्स के लेक्चर्स में स्टूडेंट्स बोर न फील करें, इसलिए उन्होंने ऐप के इंटरफेस को काफी यूजर फ्रेंडली बनाया। एक्सपर्ट टीचर्स के साथ प्रैक्टिकल लेसन्स बनाए, 3D ग्राफिक्स और मोशन बैकग्राउंड के साथ कंसेप्ट्स को इजीली डिफाइन किया, यहाँ तक कि कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स के टास्क भी ऐड किए। और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली अगस्त 2015 में बाइजूस द लर्निंग ऐप लॉन्च किया, जो अपने टाइम पर इंडिया में इकलौता ऐसा एडटेक प्लेटफॉर्म था जो इतनी हाई क्वालिटी में क्लास प्रोवाइड कर रहा था, जिस वजह से पहले टियर 1 और फिर टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में भी
बायजूस के 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके थे और बायजूस $1 बिलियन की वैल्यूएशन अचीव करने वाली पहली एडटेक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी थी। यहाँ ऐप का यूजर बेस तेजी से ग्रो होने की वजह से इन्वेस्टर्स भी मुंह मांगी वैल्यूएशन पर बायजूस में इन्वेस्ट करने लगे और शायद यही वैल्यूएशन गेम आगे चलकर बायजूस को अर्श से फर्श पर पटकने वाली थी। 2019 आते आते बायजूस ने सेक्वोइया कैपिटल इंडिया, टेंसेंट, नास्पर्स वेंचर्स, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म से $785 मिलियन की फंडिंग सिक्योर कर ली थी और अब सीईओ बायजू रविंद्रन एग्रेसिवली ग्रो करने की रेस में लग चुके थे। बायजूस का मार्केटिंग मॉडल बिल्कुल सिंपल था। करोड़ों की फंडिंग उठाने के बाद सबसे पहले बायजूस एक काफी पावरफुल सेल्स टीम हायर की और उन्हें कहा कि सेल्स फनल आपको टॉप मैनेजमेंट बनाकर देगी, आपको बस स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मिलकर डील क्लोज करनी है। अब इस फनल को बनाने के लिए बायजूस ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और एग्रेसिवली टीवी एड चलाना शुरू किया, जिन्हें देखकर जब पेरेंट्स बायजूस ऐप डाउनलोड करते और लॉगिन करते तो उनकी डाटा बायजूस की एडमिन टीम डायरेक्ट उस एरिया के सेल्स पर्सन को फॉरवर्ड कर देती, जो कुछ दिन बाद पेरेंट्स को कॉल करके एक इन पर्सन काउंसलिंग सेशन बुक कर लेता, जिसमें वो पहले कुछ सब्जेक्ट्स में बच्चे की कमजोरी को टारगेट करता और फिर उन्हीं टफ क्वेश्चंस को अपने कोर्स में दिखाकर बच्चों को कंसेप्ट समझाता और दोबारा से सेम क्वेश्चन पूछता, जिससे बच्चा आंसर कर देता था, जिससे पेरेंट्स को भरोसा हो जाता कि बायजूस टफ क्वेश्चंस को भी बहुत सिंप्लीफाई करके समझाता है एंड बायजूस ही उनके बच्चे के फ्यूचर को ब्राइट बना सकता है, जिसके चलते पेरेंट्स वो कोर्स ले लेते। इसी बीच मार्च 2020 में देश भर में कोविड लॉकडाउन लगा। महामारी की वजह से स्कूल बंद हुए तो बच्चों का एडमिशन ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म्स पर होने लगा और बायजूस की ग्रोथ स्काई रॉकेट होने लगी। जून 2020 में $10.5 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ बायजूस डेकाकॉर्न की लिस्ट में अपनी जगह बना चुकी थी। उस वक्त कंपनी अपने ऐसे पीक पर थी कि हर महीने एक फंडिंग राउंड क्लोज करने लगी और उस पैसों से कंपटीटर्स एडटेक कंपनीज को एक्वायर करने लगी, जिसमें व्हाइट हैट जूनियर, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज, एपिक और टिंकर जैसी 12 कंपनीज शामिल थी, जिसमें से 3 यूएसए बेस्ड स्टार्टअप थे, जिनकी मदद से बायजूस ग्लोबली एक्सपेंड करना चाहता था। देखते ही देखते सिर्फ 2 सालों में बायजूस ने सिर्फ एक्विजिशन में $2.8 बिलियन फूंक दिए, जिसे बायजूस कोडिंग क्लास से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाने वाली एक अम्ब्रेला होल्डिंग कंपनी बन गई। बायजूस ने लियोनेल मेसी को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। साथ ही जुलाई 2019 से इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी को भी स्पॉन्सर किया। वहीं 2022 में कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने वाली फर्स्ट इंडियन कंपनी भी बनी। मार्च 2022 तक $22 बिलियन की वैल्यूएशन और 58,000 एम्प्लॉयज के साथ बायजूस इंडिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बन चुकी थी। इसी के साथ कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन एंड फैमिली की नेटवर्थ 24,300 करोड़ पहुंच चुकी थी, जो इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला से भी ज्यादा थी और वो इंडिया के 67th रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे। लेकिन वैल्यूएशन की रेस में एग्रेसिवली भाग रहे बायजूस एक बात से अनजान थी कि हमेशा कोविड-19 नहीं रहेगा और स्टूडेंट्स स्कूल जाना शुरू करेंगे। इसी के चलते 2022 के स्टार्टअप में ही बायजूस की ग्रोथ में एक डेडली ब्रेक लगा, ऐसा ब्रेक जो आगे चलकर पूरे इंडिया को शॉक करने वाला था और बायजूस एक साथ बाकी एडटेक स्टार्टअप्स को भी ले डूबने वाला था। बायजूस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कंपनी की सेल्स उसकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी। जैसे कि FY22 में $22 बिलियन की वैल्यूएशन के सामने कंपनी ने सिर्फ 5,015 करोड़ रुपए यानी कुछ $600 मिलियन की सेल्स की थी। इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो आप सभी ने शार्क टैंक इंडिया जरूर देखा होगा, जिसमें शार्क सभी स्टार्टअप्स को रेवेन्यू के 5 to 10 टाइम्स मल्टीपल पे वैल्यूएशन देते हैं, लेकिन बायजूस के केस में ये नंबर 35 टाइम्स से भी ऊपर पहुंच चुका था। इसलिए सेल्स बढ़ाना जरूरी था। ऐसे में बायजूस अपनी सेल्स टीम पर बेइंतहा प्रेशर बिल्ड करने लगा। दिसंबर 2022 में कुछ स्टाफ मेंबर्स ने रिवील किया कि कंपनी में वर्किंग कंडीशन इतनी हार्श हो चुकी है कि उन्हें दिन में 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता है। हर महीने 6 लाख की सेल्स का टारगेट मिलता है और जो सेल्स पर्सन इसे अचीव नहीं कर पाता उसे फायर कर दिया जाता है। इसी वजह से बायजूस का जो स्टाफ पहले कस्टमर्स के साथ पोलाइट बिहेव करता था वो अब हार्श होता चला गया। बायजूस की टीम सेल क्लोज करने के लिए कस्टमर्स को रिपीटेटिव कॉल्स करने लगी और कई बार वो हार्श होकर पेरेंट्स को ये तक कह देते थे कि आपका बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके अलावा कस्टमर्स को अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने और रिफंड्स लेने में भी प्रॉब्लम आने लगी।
इसी तरह कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन के कई केसेस बाहर आने पर पेरेंट्स का बायजूस से भरोसा उठने लगा। हालांकि एग्रेसिव होकर FY22 में कंपनी ने 5015 करोड़ की सेल्स तो कर ली, लेकिन कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी CAC, टीचर्स फीस, कमीशन, ट्रैवल, लीगल, IT और बाकी ओवरहेड्स की वजह से कंपनी का बर्न भी पिछले साल से डबल हो गया। यानी FY21 में जहां बायजूस ने 7027 करोड़ के एक्सपेंसेस किए थे, वो FY22 में बढ़कर 13,668 करोड़ तक पहुंच गया। यानी ओवरऑल कंपनी का 8,245 करोड़ का लॉस हुआ। यानी उस साल बायजूस ने हर दिन 22.5 करोड़ का लॉस किया था। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इन अर्निंग रिपोर्ट्स को रिलीज करने में भी बायजूस ने काफी टाइम लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हमने ऐसा किया तो जो VC फंड्स लेकर हमारे पीछे भागते हैं वो हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। एंड हुआ भी वैसा ही। बायजूस को फंडिंग मिलनी बंद हो गई और कंपनी में कैश फ्लो की दिक्कत आने लगी, जिस वजह से सैलरीज डिले होने लगी, लोन रीपेमेंट के चेक्स बाउंस होने लगे। इसी वजह से जिन US बेस्ड कंपनीज ने बायजूस को $1.2 बिलियन की लोन दी थी, उन्होंने US कोर्ट में बायजूस के खिलाफ केस फाइल कर दिया। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट के मुताबिक बायजूस अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज में से PF फंड तो डिडक्ट कर रही थी, लेकिन उसे EPFO में क्रेडिट भी नहीं कर पा रही थी, जिसे टैकल करने के लिए कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग शुरू की और हजारों एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना शुरू किया। रिपोर्ट्स बताती है कि मार्च 2022 में कंपनी के 58,000 एम्प्लॉयज थे, जो नंबर अप्रैल 2024 तक घटकर सिर्फ 13,000 एम्प्लॉयज तक पहुंच चुका है। यहाँ तक कि जिन्हें ले ऑफ किया गया है, उनकी पेंडिंग सैलरी में भी डिले हो रहा है। पिछले 6 महीनों में इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी स्पॉन्सर करने वाली बायजूस पर BCCI ने 158 करोड़ की पेमेंट ड्यू के लिए भी केस कर दिया है। वहीं ED ने भी FEMA वायलेशन को लेकर बायजूस को 9,000 करोड़ का नोटिस भेजा है और अमेरिकन कोर्ट ने भी बायजूस के $533 मिलियन के एसेट को फ्रीज करने का ऑर्डर दे दिया है। वहीं 2022 में बायजूस की वैल्यूएशन जो $22 बिलियन के हाई पर पहुंच गई थी, वो 2024 में गिरकर सिर्फ $225 मिलियन रह गई है, यानी करीब 1,80,000 करोड़ का लॉस। इसी के साथ बायजूस के सभी इन्वेस्टर्स के पैसे भी डूब चुके हैं और फाउंडर एंड CEO बायजू रविंद्रन भी कंगाल हो चुके हैं। कुल मिलाकर बायजूस इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स में फंस चुका है जहां से निकलकर भागना नामुमकिन है। तो दोस्तों, बायजूस के इस शॉकिंग डाउनफॉल से हर स्टार्टअप ओनर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन क्या है और नेक्स्ट केस स्टडी आप कौन से स्टार्टअप पर देखना चाहते हैं, कमेंट में बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।